अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। सब आमिर के कहे का असर था कि वो उसे सुधारने पर तुल गई थी, या फिर वो ये चाह रही थी कि वो इन सारी चीज़ों से घबराकर सिमाप के पास चली जाएगी, मगर ये इतना आसान नहीं था। ओफो नानू, एक तो आप मुझे छोटी सी बच्ची समझकर समझाती रहती हैं। सब आता है मुझे, फिर मुलाजिमा किस लिए रखी जाती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज रहमत के छुट्टी करने पर आपने ये बखेड़ा क्यों फैला लिया है। अब इस कारपेट को वैक्यूम करने में ही इतना वक्त लग जाएगा। वो दुखी होकर बोली। ओहो, तुम्हें नहीं करना तो ना करो, जाओ आराम करो तुम, मैं खुद ही सब कर लूँगी। वो बनावटी नाराज़गी से बोली। अच्छा बताएं मुझे क्या करना है? उनका गुस्सा देखकर वो बोली। तुम ऐसा करो, मेरे कमरे के पर्दे बदल दो, इतना गहरा रंग मुझे उलझन होती है। वो जो फ़ॉन कलर के पर्दे हैं ना, वहाँ डाल दो। और हाँ, रेलिंग को ज़रा झाड़न से झाड़ भी लेना। दादू ने झट उसे काम बता दिया। अरे ये इतने भारी पर्दे हैं, मेरा मतलब है इतनी कीमती और अच्छे हैं। वो इतना ही कह सकी, मगर चेहरे पर बेइंतहा परेशानी के आसार आ गए। ओह, नानी नवासी आज सफाई में लगी हुई हैं। ठीक वक्त पर आमिर भी वहाँ आ धमका। ईमान की बेजार सूरत देखकर उसे हंसी तो बहुत आई, मगर जब्त कर गया। बड़ी होशियारी से उसने उसे इस जाल में उलझाया था। रहमत के सामने ये काम फैलाते हुए मुझे उलझन होती है। अब तुम आ गए हो तो दो चार काम करवाते जाना। ईमान गरीब कब तक लगी रहेगी मेरे साथ? तुम्हारी माँ ने जो खाना भिजवाया है वो किचन में रख दो। उन्होंने मसरूफ़ से अंदाज में उससे कहा, क्योंकि वही खाना लेकर आया था। खाना कहाँ है दादू? इसीलिए तो मैं आया था। अम्मी लोग तो आज सब खाला के यहाँ गए हैं और खाना भी नहीं पका। उसने खबर दी थी या धमाका? दादू से ज़्यादा ईमान की सूरत देखने वाली हो रही थी। ए है, यहाँ तो पहले ही बहुत सारे काम फैले हुए हैं, कैसे निपटेगा? दादू परेशान हो गई। अरे दादू, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब मिलकर करवा दूंगा। उसने ईमान की उतरी हुई सूरत को कनखियों से देखते हुए उन्हें तसल्ली दी। मेरा ख्याल है कि खाना बाजार से आ जाएगा, ईमान ने झट से मशवरा दिया। अरे बाजार जाने का वक्त कहाँ है, घर में ही कुछ सादा सा पक जाएगा। इधर हांडिया चढ़ेगी, उधर काम निपट जाएगा। दादू ने भी आमिर का ही साथ दिया। मगर नानू, उसने कुछ कहना चाहा। मेरा ख्याल है कि आलू पका लेंगे, वो आसानी से पक जाते हैं। दादू ने जो पकाना है वो भी बता दिया। आलू का भरता सही रहेगा दादा, उसे पकाने में भी मसला नहीं होता, ना इतना फैलावा होता है। आमिर ने फौरन उनकी बात मान ली। हाँ, ये सही रहेगा। जाओ ईमान, आलू लेकर अच्छी तरह धो लो, उबालने के लिए रख दो। दादू ने ऑर्डर दिया। उन दोनों के सामने उसकी एक ना चली। वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। आमिर ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो आलू उबालने के लिए रख कर आई, तब तक वो कालीन पर वैक्यूम करने के बाद दादू के शाही गांव तकिए दीवार के साथ सेट कर रहा था। दादू अब थक थका कर आंखें मूंधे पलंग पर लेटी थी। उसने उनकी अलमारी में बाकी कपड़े सेट किए। आमिर ने उनके कमरे के पर्दे उतार डाले। वह दादू की पसंद के पर्दे लेकर आई और उस हुक लगा कर आमिर को दे दिए। उन सारे कामों के दौरान वो टेंशन का शिकार रही, लेकिन आमिर की बातों ने ज़रा भी थकान ना होने दी और वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रही थी। चलो भाई, आलू उबल गए, पहले आलू छील लो, फिर मैं जैसा कहूँ वैसे उनको चढ़ा देना। दादू ने जालिम मलिका की तरह ऑर्डर दिए। हाँ हाँ, हम मिलकर सब काम कर लेंगे, उसकी सूरत देखकर आमिर ने कह दिया। वो दोनों किचन में चले गए। आलू का भरता मिनटों में तैयार हो गया था। वो किचन से बाहर आई तो आमिर ने पाइप लगाकर अगला बरामदा धो डाला था।
उसने बिना माथे पर बल चढ़ाए वाइपर से सारा पानी सूत दिया। जिंदगी कितनी खूबसूरत रंगों से भरी हुई है, ये उसे आज मालूम हुआ था। आमिर के साथ हर काम करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ भाई, कैसा तजुर्बा रहा मेरे साथ काम करने का? खाने के बाद वो खुद ही चाय तैयार करके लाया तो पूछ बैठा। अम, कुछ बुरा तो नहीं? उसने बड़ी सफाई से सरसरी अंदाज में कहा, वरना दिल की धड़कन रुक रुक सी गई थी। तो फिर क्या ख्याल है बंदे को सारी उम्र का गुलाम बनाने के बारे में? अचानक उसने बड़ी बेबाकी से पूछ लिया। वो सटपटा सी गई और उसके चेहरे पर बड़े खूबसूरत से रंग बिखर गए। आमिर के लबों पर भी बड़ी जानदार मुस्कुराहट उभर आई। उसका मिशन कामयाब जा रहा था। उस रोज़ वो घर में दाखिल हुआ तो उसे घर का माहौल ज़रा इमोशनल सा लगा। वो घबरा कर माँ के पास चला गया। खैरियत तो है? आज सब घर में इतने खामोश क्यों हैं? उसने पूछा। ये सारी उसकी ही नहुसत है। जब तक वो यहाँ है ऐसा ही होता रहेगा। कैसी बेरहम और नाफरमान लड़की है। माँ का दिल दुखाते उसे ज़रा भी अफसोस नहीं होता। उन्होंने नागवारी से कहा। ओह माय गॉड! उसने अफसोस से सर थाम लिया। इतनी कोशिशों के बाद तो वो संभली थी। फिर वही सलूक और सबकी चुपती निगाहें। वो समझ गया कि सीमा फुप्पू आई थी। फुप्पू गईं या अभी हैं? वो कुछ सोचकर सवाल करते हुए फैसलाकुन अंदाज में अपनी जगह से उठ गया। रहने दो तुम बिला वजह उनके मामले में ना बोलो। वैसे भी वो 2 मिनट में अपने आपे से बाहर हो जाती है और मैं देख रही हूँ कि तुम ज़्यादा ही उधर जा रहे हो। वो कई दिनों से उसे कहने का सोच रही थी। ओहो अम्मी, मैं तो दादू की वजह से वहाँ जाता हूँ। उसने खिसिया कर सफाई दी और दूसरे पोर्शन में चला गया। वो सीधा दादू के पास जा बैठा, हमेशा की तरह जहाँ आरा फिक्रमंदी से बैठी थी। मैंने उसे कई बार मना किया है, मगर वो हर बार इस पत्थर से सर फोड़ने चली आती है। बेचैनी उनके चेहरे से नजर आ रही थी। बेटी और नवासी की जंग में उन्हें निढाल कर दिया था। वो सीधा ईमान के कमरे की तरफ बढ़ा और आवाज़ों पर चौंक कर रुक गया। ईमान बेटा, मेरा यकीन करो, मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर ये कदम उठाया था, तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए। सिमा बहुत लाचारी से उसे बता रही थी, मगर वो कठोर बनी खड़ी थी। आपने अपने फ़ायदे के लिए मुझे इस्तेमाल ना करे तो बेहतर है। आपको खुद अपनी ज़िंदगी मुझसे ज़्यादा प्यारी थी, जभी तो मुझे छोड़कर इतनी जल्दी दूसरी शादी कर ली आपने। वो संग दिली से बोली। ये गलत है ईमान। मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी थी। तुम खुद मुझे छोड़कर यहाँ अपनी मर्जी से रह रही हो। तुम्हारे डैडी को तुम्हारे मेरे साथ रहने पर कोई एतराज़ नहीं है। वो उसे समझाने लगी। मत कहें उस अजनबी शख्स को मेरा डैडी, और प्लीज़ आप मुझे भूल जाएं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मत आया करें यहाँ। आपकी वजह से ये सब मुझसे नफ़रत करते हैं। मेरे डैडी तो मेरे लिए बहुत पहले ही मर गए थे। अब मैं माँ को भी सब्र कर लूँगी। और वो घर जहाँ आप रहती हैं वो मेरा नहीं, आपके शौहर का है। वो नफ़रत से बोली। ईमान, ईमान, तुम समझने की कोशिश तो करो। ये सब मैंने तुम्हारे फ्यूचर बनाने के लिए किया है, वरना मेरे तो दोनों हाथ खाली थे। कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक बैलेंस ना था। जो इज्जत अपने घर की छाँव में मिलती है वो दूसरों के दर पर नहीं मिलती। मैंने अफ़ज़ल से शादी सिर्फ इस वजह से की है कि तुम किसी दूसरों के रहमो करम पर ना पलो। अफ़ज़ल को भी तुम्हारा बहुत ख्याल है। तुम मेरे बात पर गौर तो करो। उसके लाख बेरुखी बरतने के बाद भी वो उसके लिए फ़िक्रमंद थी। नहीं करनी मुझे आपके लाए हुए किसी भी शख्स से शादी। अपनी ज़िंदगी तो सेट कर ली ना आपने। ठोकरों में तो मैं हूँ। आपने मुझे ठोकरों पे रख दिया है। अब प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। वो बेरुखी से बोली। उस नए खबर पर आमिर बुरी तरह चौंका। वो नई खबर अभी अभी उसने सुनी थी, लेकिन फुप्पू की बेचारगी उससे देखी नहीं गई। वो कमरे में दाखिल हो गया। ईमान, ये क्या हरकत है? माँ है वो तुम्हारी। उसे बड़ा मान था कि वो उसकी बात ज़रूर सुनेगी। सॉरी मिस्टर, ये हमारा पर्सनल मामला है। बेहतर है कि तुम इसमें ना बोलो। और प्लीज़
मिसेस अफ़ज़ल, अब आप जा सकती हैं, उसने आमिर और सिमाप को करारा जवाब दिया।